हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। तो वर्क डन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं और उसमें जब एक डिस्प्लेसमेंट होती है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए इसका फॉर्मूला याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली क्या है, देखो ये तो एक तरह से मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वर्क डन की, उसको देने का फॉर्मूला होता है। वहीं पे अगर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क डन देना है कि ये बताओ किस टाइप का यहाँ पे वर्क डन है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्क डन है, ठीक है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मोस्ट जो एफिशिएंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो ये होता है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा। बेसिकली एफ क्या होता है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो कॉस थीटा है ये है आपका एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की देखो सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करना, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वैल्यूज याद रखना कॉस थीटा की। कौन कौन सी? पहले कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस जीरो, अगर कॉस मतलब 0 डिग्री एंगल है तो उसमें वैल्यू होगी इसकी 1। कॉस 180 पे कितनी वैल्यू होती है इसकी -1, और कॉस 90 वैल्यू होती है 0। 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि जब भी आपको टाइप ऑफ वर्क डन निकालना होगा तो आपको यहाँ पे, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क डन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। वहीं पे अगर आपको वर्क डन यहाँ पे सिंपली वर्क डन पूछा है तो यहाँ पे एफ इंटू एस लगा देना, बट उसके लिए भी ये भी यूज कर लोगे तब भी वहाँ पे ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वर्क डन का क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। वहीं पे इसकी यूनिट की बात करो तो ऐसा यूनिट क्या होती है कि जब फोर्स को आप न्यूटन में रखो और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो इसकी यूनिट बनती है न्यूटन मीटर। बट ये डिराइव यूनिट है, मतलब जो फॉर्मूले से आई है। बट इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो ये होती है यहाँ पे जूल, जे फॉर जूल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ वर्क डन, तो 3 टाइप के वर्क डन होते हैं यहाँ पे। एक पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मतलब ये होता है कि जब आपका फोर्स, मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो रही है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो रही है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला क्या है, यही वाला एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब जब सेम डायरेक्शन होते हैं तो मतलब यहाँ पे दोनों कैसे हैं, वेक्टर, मतलब यहाँ पे पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर जो होते हैं, बेसिकली फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम भी होता है। वहीं पे सेकंड टाइप होता है आपका नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल कब बनता है, जब आपका एक मान लो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टा हो रही है। जैसे आप स्प्रिंग लेते हैं ना, स्प्रिंग को आप जब खींचते हो, तो स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप फोर्स तो ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, इस तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरफ हो रहा है, और स्प्रिंग जो फोर्स है वो कहाँ है, अपने खींच रहा है वापस। तो इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपका इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, मान लो स्प्रिंग को आप इधर की तरफ खींच रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसे कहाँ कर रहे हो आप, इसके जस्ट अपोजिट में कर रहे हो। तो इस केस में यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। तो याद रखना, जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं या दो एंटी पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हो आप, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे माइनस में। तो जो मिनिमम वर्क डन है आपका कब आता है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसी होती है, आपकी अपोजिट होती है, मतलब एंटी पैरेलल होता है। वहीं पे जीरो वर्क डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन में ऐसा होता है कि मान लो किसी ने कोई चीज़, ठीक है, लगेज है, उसको सर पे उठा लिया, अभी सर पे उठा लिया, आपसे उसका क्या है, हमें वर्क डन डील करना है। तो उस वो लगेज को आप मान लो यहाँ से उठाकर कहीं दूर तक लेके गए, तो उस केस में पूछा जाता है, बताओ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो कितना होगा। तो बेसिकली आप देखते हैं कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा कहाँ पे एक्ट करती है, डाउनवर्ड करती है। और जो लगेज था, लगेज को आप कहाँ लेके जा रहे हो, लगेज को इस साइड लेके जा रहे हो, तो यहाँ से लेके आपने यहाँ रख दिया, अभी भी ग्रेविटी कहाँ पर है, इस साइड है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट आप लगेज में कर रहे हो, लगेज में वो कैसे कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है आपका, नीचे की तरफ। तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 कितना वैल्यू हो जाता है, 0 डिग्री। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। तो जब भी आपको दे, अगर टाइप ऑफ वर्क डन पूछा है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाना, और इसका मेन फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। ठीक है, फोर्स की वैल्यू रखो यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू रखो, तो आपका यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है। इसकी यूनिट होती है जूल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनर्जी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, ये इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे।
तो किसी के पास अगर काम करने की क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, तो उसमें बोलेंगे कि उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो बेसिकली एनर्जी होता क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, कितने टाइप ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास। तो अगर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जिनको आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बताओ इसमें अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे वर्क करी, बताओ इसमें कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बताना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले होती है हीट। तो हीट क्या है, एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जिसमें अगर हम बात करें तो हीट एनर्जी मतलब सिंपल एनर्जी है। मस्कुलर, एक जैसे मसल से हम क्या है फोर्स लगाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। फिर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जैसे आप बैटरी हो गई, बैटरी में जो आपका केमिकल्स होते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घर में बिजली आती है वो किसी फॉर्म में आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आती है। जो हम बिल यूज करते हैं ना, जैसे बिजली यूज करते हैं, तो बेसिकली बिजली यूज करने का मतलब क्या है कि आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे आ रही है, पावर आ रही है, उसको कितना यूज कर रहे हो। लाइट एनर्जी, जो लाइट है, जैसे लाइट जल रही है तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रैवल करती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब जो भी मशीन्स हैं वो जब भी ऑपरेट करती हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है। साउंड एनर्जी, साउंड मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो साउंड होता है ध्वनि, वो भी एक तरह क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेट्स होते हैं उनके पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है, जो किसी को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं, तो मैग्नेटिक एनर्जी। और ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो जो ग्रेविटी होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे वो पूछता है कि मान लो एक सर्किट है, सर्किट में बैटरी लगी हुई है और बल्ब लगा हुआ है। तो जैसे सर्किट जैसे हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे बल्ब ग्लो करने लग जाता है। तो आप बताओ वहाँ पे कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आपको याद रखना है कि जो बैटरी है, पहले बैटरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी है आपकी, केमिकल एनर्जी। तो बताओगे इन दिस, ठीक है, बैटरी कंटेन्स, बैटरी हैविंग केमिकल एनर्जी विच जब हम ज्वाइन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फर्दर किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर आपको जब बल्ब के पास आएगी तो बल्ब क्या करेगा, उसको हीट और लाइट एनर्जी में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही अगर डैम की बात करो, डैम जहाँ से पानी गिरता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है यहाँ पे। तो उसमें आपको बताना है कि जैसे डैम से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पानी गिरता है पहले, तो पहले जो पानी स्टोर होता है उसके पास कैसी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी जिसको, ठीक है। और जैसे उसको फॉल करवाते हैं तो फॉल कराने के बाद क्या होता है, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी आती है। और मैकेनिकल एनर्जी के बाद वो क्या है, वहाँ पे टरबाइन लगा होता है। टरबाइन जैसे घूमता है वहाँ पे, तो उसके साथ यहाँ पे क्या लगा होता है आपका जनरेटर। जनरेटर जैसे करता है उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर अगर बात करें यहाँ पे जनरली, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे इन्हीं के फॉर्मूले देखते हैं यहाँ पे। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आता है, तो हमारा ये सम होता है दो एनर्जी का, एक काइनेटिक एनर्जी और एक है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, कि उसके पास कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। वहीं पे जब वो रेस्ट पे होता है या फिर कोई हाइट पे या उसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के मतलब जैसे धनुष और बाण होते हैं, ठीक है, बो एंड एरो होते हैं, तो जब धनुष को ऐसे खींच के रखते हैं ना, तो उसकी मतलब जो शेप है, वहाँ पे जो इलास्टिक है, रबड़ है, उसमें जो हमने क्या है शेप को डिफॉर्म किया है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, तो उसकी वजह से जो उस पर एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ठीक है, हाइट की वजह से। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करो तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम, मतलब यहाँ पे मास, वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे याद रखना, एम फॉर मास, द्रव्यमान, और गुणे वेग का स्क्वायर। यूनिट की बात करो यहाँ पे तो इसकी यूनिट होती है जूल। ऐसा यूनिट की बात करो तो जूल होती है, और सीरियस यूनिट की बात करो तो क्या होता है, यहाँ पे आर्ग होती है। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे mgh, m फॉर यहाँ पे मास, g फॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो g की वैल्यू होती है त्वरण की वैल्यू, और इनटू हाइट, कितने हाइट पे रखी गई है, वो सारा यहाँ पे क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो दोनों एनर्जी हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे जितनी टाइप ऑफ एनर्जी आप बात करोगे, ठीक है, इन सब की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, और सीजीएस यूनिट होती है इनकी अर्ग होती है। तो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा यहाँ पे। वहीं पे अगर डिफरेंट की बात करें, जैसे मस्कुलर एनर्जी है तो कैलोरी हो गई, ठीक है, केमिकल में अलग चीज़ यूज़ करते हैं।
तो ये सब मतलब अलग अलग फॉर्म ऑफ क्या है यूनिट यूज करते हैं, बट ऐसा यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है जूल ही होती है। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, और उसको ये से भी बहुत हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, और वो फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = m/v। तो मतलब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², यहाँ पे आपको मोमेंटम लाना है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv²। वहीं पे जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला क्या है आपका, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो p² का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर या m²v²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, इसमें करेंगे यहाँ पे मास को, ठीक है, m को ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों साइड करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसके इसमें m और m क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे mv का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया, और अपॉन में 2m को हमने m को यहाँ पे 2m लिख दिया। mv का यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दो, mv का स्क्वायर क्या बन गया, देखो यहाँ पे p का स्क्वायर बन गया अपॉन में 2m। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फॉर्मूला बनता है p² अपॉन में 2m। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा मान लो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर मोमेंटम आपने डबल कर दिया, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। तो आपको याद रखना है कि ये लीनियर मोमेंटम जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी के पहले प्रोपोर्शनल कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का प्रोपोर्शन कैसे है, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कैसा है, p² अपॉन में 2m। तो p² ऊपर है तो ये कैसा प्रोपोर्शन होगा इसके साथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको अगर बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मास की बात करो तो मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात अगर बात करें यहाँ पे, तो ये अगर देखोगे तो बढ़ा तो रहे हो, डबल कर रहे हो, बट कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो p का स्क्वायर है, अगर ये आप p को डबल कर रहे हो, मोमेंटम को डबल कर रहे हो, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, बट यहाँ पे कैसे इंक्रीज करेगी, उसके स्क्वायर से। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी वैल्यू दे उसका स्क्वायर करना है। जैसे डबल किया है ना, तो मतलब वो बढ़ेगी, और कैसे बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये क्या बोलती है यहाँ पे कि कहीं भी अगर मान लो चेंज इन एनर्जी हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, आपका वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल पूछता है हमेशा, और वो क्या दे देगा आपको, एक बोले कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या हो रही है, 30 से 40 हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, तो बताओ उसमें कितना वर्क डन है। तो उस केस में आपको याद रखना है यहाँ पे, तो इस केस में आप यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला आप यहाँ पे F/s नहीं लगाओगे। ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब आपको फोर्स और डिस्टेंस दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्पीड की टर्म में बात करें तो आपको समझ जाना कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है यहाँ पे, और इसमें आपको देखना है कि जो वर्क डन है वो क्या होता है, हमेशा चेंज इन एनर्जी होता है। अब इसमें हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। अगर वो आपकी स्पीड दे रखी है, दो स्पीड दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लो, और अगर आपको हाइट दे रखी है तो यूज़ करोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से बनता है। यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और इसमें अगर हम थोड़ा फॉर्मूला वाइज देखें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा हाफ mv²। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी आपकी, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कौन सी स्पीड होगी, फाइनल स्पीड, और इनिशियल में इनिशियल स्पीड। तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो जब भी आपको दो स्पीड दे दे, मास दे दे, वर्क डन निकालना, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। वहीं पे अगर आपको हाइट दे रखी है तो उस केस में यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला यूज करोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल मतलब आपको मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, h = 10 मीटर पे, और उसको आपने खिसका करके, ठीक है, कहाँ रख दिया, h = यहाँ पे 30 मीटर पे। तो इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे वर्क डन किया है यहाँ पे। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, हाइट आपने चेंज कर दी यहाँ पे, तो इसमें वर्क डन भी करोगे आप, और कितना वर्क डन करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कर दो आप। तो इस केस में यहाँ पे हाइट 2 ले लो फाइनल केस में, और इनिशियल केस में यहाँ पे h1 ले लो। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा mgh2 माइनस mgh1। ये फॉर्मूला बन गया आपका वर्क डन का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये फॉर्मूला वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब स्पीड दे रखी है तो ये लगाओगे, हाइट दे रखी है तो आप ये वाला लगाना। तो वहाँ पे बेसिकली आपको देखो एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल में ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की यूनिट भी क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो जो वर्क डन की यूनिट होगी वही आपकी किसकी होगी, एनर्जी की यूनिट होती है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या रहती है, जूल, सेम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि स्टेट करता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1000 एनर्जी आपने क्रिएट कर दी, ठीक है,
तो वो एनर्जी कभी भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो 1000, ठीक है, 1000 एनर्जी रहेगी, जूल ऑफ एनर्जी रहेगी। बट वो होती क्या है यहाँ पे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर मान लो आप क्या है, कोई भी चीज़ अगर मान लो दीवार में अगर थप्पड़ मारूँ, ठीक है, तो मेरी जो मस्कुलर एनर्जी है, तो मैंने इसमें एनर्जी तो अप्लाई करी, ठीक है, बट जो एनर्जी है यहाँ पे हीट और, ठीक है, साउंड की फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे आपको लगता नहीं कि यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है, बट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट और साउंड की फॉर्म में। तो यही चीज़ यहाँ पे, ठीक है, शो करता है कि कोई भी एनर्जी अगर आपकी एक बार मान लो बन गई, तो वो कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो, ठीक है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, ठीक है, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा ना, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो वो करती क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी, बट डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है, सेम रहती है। और जनरली हम इसमें बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो पहले आपके पास एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी है, अगर उनका सबको प्लस करो, पहले प्लस करो और बाद में प्लस करो, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसी को अगर हम फॉर्मूले वाइज में दिखाना चाहें तो क्या दिखाएंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और इनका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो वहीं पे इसको देखो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक्सप्लेन या इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, वो मान लो बहुत ऊपर, ठीक है, किसी हाइट पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ से एक बॉल थ्रो कर रहा है। तो जब वो बॉल थ्रो करेगा, पहली बात तो जो उसने बॉल होल्ड कर रखी है, तो जो होल्डिंग वाली जो उसके पास अभी जो एनर्जी है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, अभी रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास ये जो जितनी भी एनर्जी है, इसके पास 1000 जूल मान लो ले लिया हमने, इसके पास कितनी एनर्जी है, 1000 जूल। तो 1000 जूल जो यहाँ पे है वो कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इसको फेंकना स्टार्ट करेगा, तो आप देखते हैं कि ये रेस्ट में था, जैसे नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड में यहाँ पे चेंज होता है। तो जैसे ही वो स्पीड में चेंज आएगा, मतलब मोशन में आएगा, तो मोशन में कौन सी एनर्जी होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे आपका पहले मैक्सिमम कितना था यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 1000 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहाँ पे, तो अभी ये जीरो में था रेस्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहाँ पे, जीरो थी। पूरी पूरी आपकी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, तो इसमें क्या है आपकी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये बेटा यहाँ पे बीच में, जैसे ग्राउंड को टच कर रही होगी बॉल, ठीक है, नीचे, तो इसकी जितनी भी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो सारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मानते हैं कि जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी क्या हो गई यहाँ पे, ठीक है, 1000 जूल हो गई यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे जीरो हो जाती है, ठीक है, मतलब मिनिमम हो जाती है यहाँ पे। तो पूरी पूरी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा, तो उसके पास सारी कैसे हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये कितना हो गया यहाँ पे, 1000 जूल। वहीं पे बीच, अगर बीचों बीच बात करो, यहाँ पे बीचों बीच मतलब इसकी हाइट मान लो टोटल 100 मीटर है, तो नीचे से, ठीक है, 50 मीटर की हाइट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अगर हाइट हाफ है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी, और दोनों हाफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500 जूल। तो मिड वे मतलब समझ गए ना यहाँ पे कि इसमें जब 20 तक पहुँचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, हाफ से इंक्रीज कर जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, एनर्जी। इसका एक यहाँ पे पेंडुलम वाला एग्जाम्पल भी है कि पेंडुलम क्या है, जैसे आप इसको खींचते हो तो जिसकी एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, आप जैसे मूव करेगा तो इसकी एनर्जी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, पर जैसे स्पीड यहाँ पे बीच में आता है, देखते हो बीच में आएगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे ही दूसरी साइड जाएगा तो उसकी स्पीड क्या है, वापस वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब यहाँ पे ये सेंट्रल पोजीशन पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी, और वहीं पे इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे अगेन क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे पावर। जनरली यहाँ पे देखो दो टाइप की पावर की बात करते हैं हम यहाँ पे, एक है आपका मैकेनिकल पावर और एक होती है इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे कोई भी इंजन होता है, जैसे आपने सुना होगा 1 हॉर्स पावर का, या फिर ऐसे, ठीक है, 1 वाट का, कितने वाट का इंजन है।
तो ये सारी जो मोटर होती है, जैसे मोटर होती है 60 वाट की मोटर, तो बेसिकली जो वो वाट होता है, ठीक है, वो आपको दिखाता है यहाँ पे पावर। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल पावर, ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि 60 वाट का बल्ब है या ठीक है 1 किलोवाट का यहाँ पे कोई भी हीटर है, तो वो जो 1 किलोवाट यहाँ पे होता है कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उस केस में वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे होते हैं। तो दो टाइप के पावर की बात करते हैं यहाँ पे। तो जनरली अगर पावर, ठीक है, दोनों में हाई तो पावर यहाँ पे, तो पावर की अगर हम नॉर्मल बात करें तो पावर क्या होता है बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि मतलब आप चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, वहाँ पे कितने, ठीक है, टाइम के साथ कैसे आप वर्क डन कर रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे। तो काम करने की जो आपकी शक्ति होती है ना, मतलब उसका रेट होता है, ठीक है, कितने तेजी से आप काम कर रहे हो, उसको बोलेंगे पावर। तो पावर की फॉर्मूला की बात करें यहाँ पे, तो पावर का जो मेन फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। मोस्ट ऑफ टाइम हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। बट अगर इसकी डेफिनेशन से देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, देखो वर्क डन को पता है कि अगर कहीं भी एनर्जी में चेंज आता है तो वर्क डन होता है, तो इसको और भी रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे वर्क डन को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे एनर्जी से अपॉन में टाइम। तो मैंने यहाँ पे देखो सारे फॉर्म लिख रखे हैं पावर के जो यूज होते हैं यहाँ पे। तो अगर वर्क डन दे रखा है, वर्क डन के मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, और पावर निकालना है टाइम के साथ, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्म लगाओगे। अगर डायरेक्ट आपको एनर्जी दे रखा है, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज हम करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होता है। वहीं पे जो मोस्ट ऑफ टाइम में हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिकल पावर के लिए, वो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम या फिर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम। अगर आपको दो स्पीड दे रखी है और मास दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आपको पावर कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम से निकालना है, ठीक है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमेशा वर्क डन के बराबर ही होता है। इसकी एसआई यूनिट की बात करो तो देखो अगर वर्क डन को आप लोगे जूल में और टाइम को लोगे सेकंड में, ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट लो तो इसका यूनिट बनता है जूल पर सेकेंड। अगर सिंपली हम बात करते हैं इसको एसआई यूनिट में, शॉर्ट में वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसे जनरली एक फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है, निकालते हैं हम किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो एनर्जी को यहीं रखो, टाइम को कहाँ लेता हो, इसके मल्टीप्लाई में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है पावर इनटू टाइम। बट पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। बट हमें यहाँ पे जो यूनिट चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, पावर को किस में रखना होता है हमें, किलोवाट में, और टाइम को किस में रखना होता है, आवर में। तो अगर पावर आपको देखो जनरली अगर उसकी ऐसा यूनिट में दे रखा है तो उसको क्या करोगे आप, किलोवाट में चेंज करोगे। किलोवाट में कैसे चेंज करते हैं, तो 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं, तो उसको क्या है 1000 से आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका किलोवाट आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, टाइम को हमेशा किस में रखना है, इसमें आवर में। अगर सेकंड में है तो 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, तो 1 अपॉन में 3600, ठीक है, सेकंड आवर होते हैं। तो अगर सेकंड में तो आवर में कैसे चेंज करोगे उसको, 3600 से डिवाइड कर देना। तो जो यहाँ पे यूनिट निकल के आती है किलोवाट आवर, इसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके घरों में बिल आता है ना, बिल जैसे यूनिट बिल 200 यूनिट का बिल आया है, तो जो यूनिट होती है वहाँ पे एनर्जी, वो यही होती है आपकी कॉमर्शियल यूनिट। और सिंपली इसको हम कैसे दिखाते हैं यहाँ पे, किलोवाट आवर। तो आपके मीटर में भी यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा होता है। 1 किलोवाट में कन्वर्जन पूछ लेते हैं यहाँ पे, 1 किलोवाट आवर में कितने, ठीक है। अब ये तो हमारी क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है, बट जनरली हम एनर्जी की यूनिट कौन सी पढ़ते हैं, जूल। तो दोनों बीच में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो करना क्या है आपको, किलोवाट को चेंज कर देना वॉट में और आवर को चेंज कर देना यहाँ पे सेकंड में, क्योंकि हमें फाइनली जूल सेकंड चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए, वॉट और सेकंड चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सपोनेंट में चेंज करने के बाद क्या आ गया, 3.6 × 10⁶, ठीक है, जूल आ गया। तो ये था आपका यहाँ पे पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूला, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। थैंक यू।